आज की डिस्कशन, जहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर 2, मतलब ये जो चैप्टर 2 है ये एज पर बेयर एक्ट जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से ही यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करी गई। और जहाँ पे इसको इजी करने के लिए करने की कोशिश है वहाँ पे उसको इजी वर्ड में समझा दिया गया। तो ये बेयर एक्ट में ही चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। मैंने बेयर एक्ट भी पहले दिखाया था कि किस तरीके से बेयर एक्ट से जो नोट्स बनाए हैं, वो बेयर एक्ट क्या होता है, कैसा किस तरीके से बना हुआ होता है, मैंने एक बार शो भी कराया था। तो वहाँ से ही हम डिस्कशन हुआ। और चैप्टर 3 में जो है हमारा सेक्शन 7 जो आएगा वो चैप्टर 3 में आएगा। तो चैप्टर 2 पहले कवर अप करेंगे, छोटा सा ही थियोरिटिकल चैप्टर है जो हमें बेसिकली ये बताता है कि ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, उसके डेजिग्नेशन क्या क्या होगी, उनके पास पावर क्या क्या होंगी, इस बारे में ये चैप्टर 2 बताता है। उसके बाद हम चैप्टर जो है चैप्टर 3 का जितना पार्ट कर सकेंगे आज उतना कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट सप्लाई को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई। अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई में ही नहीं आती तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी लग ही नहीं सकता। उसके लिए हम शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। तो तीनों शेड्यूल उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले जस्ट इसको, ये जो छोटे छोटे 3-4 सेक्शन है, हम ऑलमोस्ट सीजीएसटी एक्ट के 1 से लेकर 66 तक जितने सेक्शंस हैं वो सारे के सारे ही कवर करेंगे। उसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। इसमें से जो सेक्शन 1 से लेकर 66 तक जो कवरेज है उसमें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चले या प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो ऑलमोस्ट 90% जो है हमारा पार्ट कवर अप हो जाता है। क्योंकि ये जो है वो एसएससी से रिलेटेड पार्ट होता है, जहाँ पे एसएससी को स्टेप लेना होता है, एसएससी को कंप्लाई करना पड़ता है। तो वो और सबसे मेन सीजीएसटी एक्ट ही है। उसके बाद हम आईजीएसटी एक्ट में आएंगे और आईजीएसटी एक्ट में जो सेम प्रोविजंस हैं उसको जो है ज़्यादा उसमें टाइम ना लगा के जो एडिशनल प्रोविजंस हैं जो सीजीएसटी एक्ट में कवर नहीं होते आईजीएसटी एक्ट में कवर होते हैं, फिर वहाँ पे हम उतरेंगे। और इसमें कोरिलेशन हमेशा रहती है। जैसे आज भी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमने कल सेक्शन 2 पढ़ा था डेफिनेशन का, उसमें काफ़ी डेफिनेशंस को आज आज हम लिंक करेंगे। और इसमें उससे पहले जो हमने कवर अप किया था और जो फाउंडेशन में हमने कवर अप किया था उसकी भी हेल्प लेके चलेंगे। तो जितने, क्योंकि इसमें जीएसटी में कोरिलेशन होता है, ये बाकी लॉ की तरह नहीं कि जिसमें अगर हमने कोई बिजनेस लॉ का कोई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या हम कहें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर हमने छोड़ दिया तो उसके अलावा बाकी एक्ट में उसका रेफरेंस नहीं होगा या वो सीरीज में चल रहा है। तो इसका जो है पूरा कोरिलेशन रहता है। अगर सीजीएसटी एक्ट का आईजीएसटी एक्ट से कोरिलेशन रहेगा और बाकी एक्ट जो है एसजीएसटी जो है वो इसी की तरीके से बनाया गया है। तो इसलिए एक एक जो भी हम सीरीज में करते चल रहे हैं, आगे की कोई डिस्कशन मिस ना हो तो बहुत ही ईजी समझ आ जाएगा। क्योंकि बीच में अगर डिस्कशन, क्योंकि जहाँ पे हम कोरिलेशन करेंगे और अगर वो वाली डिस्कशन अटेंड नहीं हुई है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कोशिश करना कि कोई भी जो है डिस्कशन मिस ना हो, क्योंकि इसमें ना कोशिश करी है कि डायग्राम फॉर्म में और इजी फॉर्म में जितना हो सके, क्योंकि सेक्शन कोई नहीं छोड़ा। मतलब सेक्शन जो इम्पोर्टेंट जितने बनते हैं उनमें से कोई सेक्शन को कोई सब सेक्शन नहीं छोड़ा। हर सेक्शन को उसमें लिखा गया है और उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। तो जहाँ पे भी कभी भी रेफरेंस लोगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो यही सारे सेक्शन एज इट इज बनने हैं, कहीं पे भी उनका रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, अब दोबारा अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 3, 4, 5 और 6। फटाफट 2 पेज का ही है हमारा ये, इसके बाद हम सप्लाई शुरू करेंगे। तो सेक्शन 3 कहता है ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट मतलब ऑफिसर अंडर सीजीएसटी एक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी एक्ट के जो ऑफिसर्स रहेंगे उसकी बात करेगा। तो कहता है गवर्नमेंट शेल। शेल का हमने मतलब लास्ट डिस्कशन में किया था, शेल और मे कहाँ यूज होता है। तो शेल जहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है किसी चीज को बनाना वहाँ पे शेल यूज होगा। कोई एक्शन लेना मैंडेटरी है, कोई कंप्लायंस मैंडेटरी है, वहाँ पे शेल हो जाएगा। और अदरवाइज अगर वो ऑप्शनल है तो मे यूज होता है। लेकिन कई जगह पे ऐसा एक्ट में लिखा गया है कि कई जगह पे जो शेल कैन बी रीज एज अ मे और मे कैन बी रीज एज अ शेल। जहाँ पे कई बार गवर्नमेंट के लिए अगर शेल भी है तो उसको गवर्नमेंट के जो दायरे हैं उसमें एज अ मे भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें नॉर्मल जो मीनिंग बनता है हमारा शेल का मतलब एज अ मैंडेटरी कंप्लायंस। और अगर मे वर्ड यूज है तो वहाँ पे उसको पावर दी जा रही है, वो उसको यूज कर भी सकता है वो उसको नहीं भी यूज कर सकता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट पास होगी।
वहाँ पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। क्योंकि ये सारी कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए। जैसे हम डिपार्टमेंट जाते हैं तो डिपार्टमेंट में हमें किस पर्सन से मिलना है, किस वार्ड में जाना है, किस पर्सन से मिलना है, जब तक हमें अपनी ये चीज़ पता नहीं होगी तो हम हमारा केस कौन टैकल करेगा। ये तो नहीं है हम डिपार्टमेंट में जाएँगे, किसी को भी दे देंगे, हाँ भाई आप ये देख लो। तो हर जिसके पास हमारी फाइल होगी, हम वहीं पे ही जाके अपना केस रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे अलग-अलग क्लास ऑफ ऑफिसर जो है अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे यही लिखा है, फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट नेमली, कौन-कौन रहेंगे। सबसे ऊपर जो रहेगा उसका नाम रहेगा प्रिंसिपल, उसकी डेज़िग्नेशन रहेगी, नाम तो जो पर्सन का होगा, डेज़िग्नेशन उसके पहले वाले सबसे पहले पर्सन की जो डेज़िग्नेशन रहेगी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, या इसको कहेंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। या फिर ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो इस तरीके से थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन विजिट करता है या डिपार्टमेंट को समझना चाहता है तो वहाँ पे जो है डेजिग्नेशंस होती हैं हर एक कमिश्नर की, हर एक मतलब हर एक पर्सन की वहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशंस है। वहाँ पे उस हिसाब से उसके पास पावर्स होती हैं। तो वहाँ पे कई पावर्स जो होंगी कमिश्नर अपने जो है जो उससे सुपीरियर होगा उससे उससे अप्रूवल लेगा तो जाके वो पावर यूज कर सकेगा। तो इस तरीके से जो है हर एक का लेवल है। तो ये लेवल एक चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके बाद आता है चीफ कमिश्नर, और अगर हम इसको कहें तो डायरेक्टर जनरल। पहले वाले ऊपर वाले वर्ड में से अगर हम प्रिंसिपल हटा दें, अगर ये प्रिंसिपल हटा दें तो सेकंड वाले की डेजिग्नेशन आ जाती है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज हमें वर्ड ही याद रखने तो ज़्यादा अच्छा। राइट, हमने ये 2 डेजिग्नेशन देखी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, इसके नीचे आ जाता है प्रिंसिपल कमिश्नर। डायरेक्टर जनरल के बाद आ जाता है प्रिंसिपल कमिश्नर। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर। इसको हम जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा स्किप करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोविज़न नहीं है, इसलिए थ्योरेटिकल है, हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में। एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, इसकी इनका ज़िक्र का आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे, कई पावर्स दी जाएँगी एडिशनल कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वहाँ पे वर्ड यूज़ होंगे ये सारे। तो वहाँ पे हमें यहाँ से कोरिलेट करना है कि यहाँ पे वहाँ पे जो पावर्स दी गई थी ऑफिसर्स को, जो अपॉइंट हुए थे वहाँ पे ऑफिसर्स, वही सारे जो हैं उनके पास जो है हमारे इस केस के लिए जो हम वहाँ पे सेक्शन पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे जो है उसका रेफरेंस लिया जाएगा। तो हम इन टर्म्स को जो है आगे यूज़ करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, या फिर अदर क्लास ऑफ ऑफिसर। इसमें जो है बेसिकली अब एक प्रोवाइडेड दैट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, जो पहले हमारा सेंट्रल एक्साइज लगता था, उस जब सेंट्रल एक्साइज चलता था तो वहाँ पे भी इसी तरीके की रैंकिंग होती थी, वहाँ पे भी अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे। तो वो ऑफिसर्स जो हैं मान लिए गए डीम्ड टू बी द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। वो ऑफिसर जो है उसके बाद एक्साइज हट गया, एक तरीके से कुछ ही चीजों में एक्साइज रहा, उसके अलावा वो जीएसटी में तब्दील हो गया। तो वो जो ऑफिसर्स थे, वही ऑफिसर्स की जो रैंकिंग थी वो मान ली गए ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। जो हम पढ़ रहे हैं, जो जिस तरीके से वहां पे रैंकिंग होगी वो ही सबस्यूम हो जाएगी यहाँ पे ऑफिसर्स की रैंक, क्योंकि वहां पे भी एक्साइज का एक अलग से डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट में भी इसी तरीके से ऑफिसर्स अपॉइंट थे। जब एक्साइज की चीजें को तब्दील कर दी तो यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट के उन ऑफिसर्स को जो है ये वाला काम जो है अपॉइंट कर असाइन कर दिया गया। अब सेक्शन 4 की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफिसर बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या हो गया हमारा, सीबीआईडीटी, सीबीआईईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम। तो वहाँ पे उस सीबी बोर्ड की बात कर रहा है। बोर्ड में in addition to the officer as notified by the government appoint such person appoint such person as it think fit to be the officer under this act। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। बोर्ड इसके लिए जो है अलग अलग जो है जब इन गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करे जाते हैं तो वो धीरे धीरे जो है फिर प्रमोशन बेसिस पे जो है उन वो धीरे धीरे प्रमोट होते हैं। तो वहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो इस बोर्ड के पास वो पावर है कि वो जो है किसी पर्सन को
जो भी एलिजिबल होगा उस पोजीशन के लिए, तो वहाँ पे उनको अपॉइंट करेगी एज अ ऑफिसर। वो ऑफिसर कोई भी रैंक का हो सकता है, जो अभी अपने ऊपर रैंकिंग देखी वो हो सकता है। इसमें सेकंड पॉइंट में कहता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में कहता है बोर्ड में बाय ऑर्डर ऑथराइज एनी ऑफिसर इन क्लॉज ए टू एच ऑफ सेक्शन 3, जो हमने ऊपर सेक्शन रेफर करे उसमें हमने ए से एच तक अलग अलग ऑफिसर्स देखे, to appoint officer of the central tax below the rank of assistant commissioner of central tax for administration of this act। इन सबको चीजों को अरेंजमेंट करने के लिए जो है संभालने के लिए भी तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी। तो वो जो है बोर्ड जो है पर्सन को किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा, उन पर्सन को जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से नीचे हो। जो अभी हमने देखा था ना असिस्टेंट कमिश्नर, ये एच वाला पॉइंट था। इससे नीचे की रैंक में से किसी बंदे की ड्यूटी लगा देगा बोर्ड कि भैया तुम ऐसा करो, ये इसका जो है जो हमने ये फिनोमिना बनाया है इसकी जो है आप ऑथराइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करोगे कि कौन पर्सन की क्या डेजिग्नेशन है, वो किस तरीके से अपना काम जो है वो मतलब सुपरविजन वो उसको करनी है, उसको रिपोर्टिंग करनी है। इस तरीके से बोर्ड जो है एक पर्सन की जिम्मेदारी लगा देगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई। सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ द ऑफिसर। अब जब इनको अपॉइंट कर दिया गया तो इनको जो है कुछ ना कुछ पावर भी देंगे, तभी ये अपना एक्शन ले सकेंगे। तो यहाँ पे यही कहता है ये सबसेक्शन 1 में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन, अगर कोई कंडीशंस लगा दी उसके अलावा बोर्ड में इम्पोज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर और डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज। कुछ ना कुछ जब इनको अपॉइंट किया है तो इनको कोई ना कोई ड्यूटी अपॉइंट दी जाएगी कि आपकी जो है आपके लिए ये काम है, आपके लिए ये काम है। तो ये उस काम को यूज करने के लिए उसको साथ में जो है पावर भी दी जाएंगी कि अगर वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको यही देखना है कि उसको कि जो टैक्स पेयर जो है टैक्स प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये सारी उनकी ड्यूटी बनती है ये देखना। और अगर कोई नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं उनके पास पावर होगी उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप लेने के लिए, तो तभी वो स्टेप ले पाएंगे। इसलिए वो जो है बोर्ड में इम्पोज एन ऑफिसर में एक्सरसाइज द पावर, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और अपनी ड्यूटी को जो है डिस्चार्ज करेगा। सेकेंड पॉइंट में कहता है ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स में एक्सरसाइज द पावर। ठीक है, मर्जी है क्योंकि मर्जी है इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है उसको छोड़ देगा, मतलब जिस केस में उसको जो है स्टेप लेना है वहां पे वो स्टेप लेगा। एंड डिस्चार्ज द ड्यूटी कंफर्म और इम्पोज अंडर दिस एक्ट, वही बात कह रहा है कि जो है ऑफिसर को क्या करना है, जो उसको पावर दी गई है उसको यूज करना है और अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। कमिश्नर में subject to the condition and limitation as may be prescribed in this behalf by him, delegate his power to any other officer who is subordinate to him। अब इस किसी कोई अपर रैंक का पर्सन है, इनमें से जो हमने देखा इनमें से कोई अपर रैंक का पर्सन है, तो वो जो है अपनी ड्यूटी जो है किसी सबॉर्डिनेट को, किसी जूनियर को असाइन कर सकता है कि ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तुम ऐसा करो इसके पास जाओ और विजिट करो और देखो कि क्या काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये पावर यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर की भी अथॉरिटी यहाँ पे दी गई है कि अपनी जो जूनियर है उसको जो है पावर डेलीगेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट में कहता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो लिखा है उसके अलावा, उसको उसके अलावा मतलब उसको उससे ओवर रूल कर रहा है। हमने इसका मतलब पढ़ा था ना नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, मैंने कहा था ये काफी जगह इसका जिक्र आएगा, सब्जेक्ट टू का जिक्र आएगा, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं, ये हर लॉ में यूज होते हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन मतलब इस सेक्शन में जो लिखा है उसको उसके अलावा, उसको ना मानते हुए उसके अलावा क्या कहता है ये अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी कौन सी होगी, हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था जब हम डेफिनेशन पार्ट कर रहे थे कि अपीलेट हमें अगर कोई एसएससी को या फिर अगर कोई डिमांड रेज हुई और जैसे मेरे पास कोई डिमांड रेज हुई और मुझे लगता है कि ये अनजस्टिफाइड डिमांड है, तो कहीं ना कहीं मैं किसी को शिकायत करूंगा, तो वहां पे मैं किसको शिकायत कर सकता हूँ, अपीलेट अथॉरिटी। अपील फाइल करनी होगी मेरे को, तो वो अपील कहाँ फाइल होगी, अपीलेट अथॉरिटी को फाइल होगी। तो वहां पे ये कहता है कि appellate authority not exercise the power and discharge the duty
confirmed or imposed by on the any other officer of the central tax। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि appellate authority के लिए अलग से जो है पावर असाइन करी गई है अलग सेक्शंस में, इसलिए यहाँ पे करा गया कि appellate authority not exercise the power discharge the duty। उसका काम यहाँ पे कवर अप नहीं होता, उसका अलग से जहाँ appellate authority की बात करेंगे उसका अब हम वहाँ पे कवर अप वहाँ देखेंगे। इसलिए यहाँ पे वो कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, जो ऊपर की बात है वो अपीलेट अथॉरिटी पे के ऑफिसर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 6 कहता है ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स। अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट और यूटी एज प्रॉपर ऑफिसर। जो भी ऑफिसर, ये जो ऑफिसर हमने ऊपर देखे, अगर हमारे लिए जिस रैंक का ऑफिसर अलॉट होगा तो वो उसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर ऑफिसर। एक टर्म जो है जीएसटी में हम जो हर जगह पढ़ेंगे वो प्रॉपर ऑफिसर वर्ड यूज करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर जो है एक टर्म दे दी गई, चाहे वो प्रॉपर ऑफिसर हमारा जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हो, वो कोई भी हो सकता है इनमें से, वो हमारे को हम उसको जो टर्म देंगे, जो हम उसको नाम देंगे, वो क्या कहेंगे? प्रॉपर ऑफिसर कहेंगे। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि जो ऑफिसर एसजीएसटी एक्ट में, क्योंकि इसी तरीके का सेक्शन एसजीएसटी एक्ट में भी होगा, इसी तरीके का सेक्शन यूटीजीएसटी एक्ट में भी होगा, वहां पे भी जो है पावर असाइन करेगा, क्योंकि स्टेट को भी तो ऑफिसर, स्टेट के पास भी तो डिपार्टमेंट है, वहां पे भी तो एसजीएसटी एक्ट लेवी हो रहा है, वो भी तो अपना एसजीएसटी लगा रहा है, तो वहां पे भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे। ऐसे ही यूटीजीएसटी में भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे। तो वहां पे वो कह रहा है ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। में किस तरीके से कौन कौन से केसेस आते हैं हम देखते हैं। पहला कहता है, पहला सबसेक्शन कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। विदाउट प्रेजुडिस, देखो ये नया वर्ड निकल के आया, अब इसको भी समझेंगे हम। ये क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट अफेक्टिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये जो सीजीएसटी जो कह रहा है ये तो मेन एक्ट है, ये जो कह रहा है वो तो हम मानेंगे ही मानेंगे, इसको तो प्रणाम करेंगे इस एक्ट को। इसके अलावा कह सकते हैं इसको विदाउट प्रिजुडिस, विदाउट अफेक्टिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सीजीएसटी एक्ट जो कहेगा वो तो सुपीरियर एक्ट है, वो जो कहेगा कहेगा। इसके अलावा क्या कहता है? ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर एसजीएसटी एक्ट, क्योंकि हमने बात करी कि इसी तरीके से एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा, वहां पे भी ऑफिसर अपॉइंट होंगे, या फिर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर यूटीजीएसटी एक्ट। यूटीजीएसटी एक्ट में भी ऑफिसर अपॉइंट होंगे ऑथराइज टू बी द प्रॉपर ऑफिसर। यही मैं हमने बात करी कि सीजीएसटी में हम इन ऑफिसर्स को क्या कहते हैं? प्रॉपर ऑफिसर। तो वहां पे भी इसी तरीके से रैंकिंग असाइन होगी, वहां पे भी इन ऑफिसर्स को क्या कहेंगे? प्रॉपर ऑफिसर, राइट। तो ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज गवर्नमेंट शेल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो इनको जो है, जो वहां पे अलग से वहां पे जो उनसे ऑफिसर असाइंस होंगे उनको भी अलग से उसी एक्ट में जो है नोटिफाई किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। इसमें क्या क्या कंडीशंस है इसके अलावा देखते हैं। कहता है वेयर एनी प्रॉपर ऑफिसर इशू एन ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर समझ आ गया ना, इनमें से कोई भी हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर इशू एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। तो प्रॉपर ऑफिसर, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर ए ने कोई प्रॉब्लम एक रुको एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिंक करके चलते हैं कि किस तरीके से डिपार्टमेंट जो है एक्ट करता है इन चीज़ों में। तो अगर हम कहें मिस्टर ए है, मिस्टर ए है जो अपनी जो है ये है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर बैठा है। इसके रिकॉर्ड के बेसिस पे, रिकॉर्ड या फिर रिटर्न के बेसिस पे इसने इसको रिटर्न सबमिट करी। रिटर्न आ रही थी इसको टाइम टू टाइम, लेकिन इसके रिटर्न के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि इसने जो रिटर्न सबमिट कर रहा है या ये जो टैक्स पे कर रहा है ये ठीक पे नहीं कर रहा। इस प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन लिया, ठीक है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, इसको वेरिफिकेशन करी और निकल के आया कि हाँ इसने जो है कुछ जो है टैक्स सही पे नहीं किया, इसने टैक्स पे नहीं किया।
तो इसने निकाला कि आपने जो है एक ट्रांज़ैक्शन करी है 10 लाख रुपए की, इसके ऊपर आपने जो है टैक्स सही पे नहीं किया हुआ, जो है आपने इसको या फिर हम इसको कहें आपने इसको एग्ज़ेम्प्ट सप्लाई माना है, लेकिन ये एग्ज़ेम्प्ट सप्लाई नहीं है, ये तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है और आपको टैक्सेबल सप्लाई जो है आपका 18% के ऊपर जो है आपका इस गुड्स के ऊपर जो है टैक्स बनता है, आपने नहीं दिया, इसको पे जो है आप जो है 1.8 लाख जमा कराओगे और विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सेक्शन 50 जब हम कवर करेंगे वहाँ पे इंटरेस्ट के प्रोविज़न है, अभी हम रेफरेंस के लिए क्योंकि डिले हो गया ना उसने नॉर्मल समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स नहीं मिला तो वो क्या लेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी। तो इस क्या करेगी वो? अब वो डिमांड भेजेगी इसको 1.8 लाख प्लस जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट। अब ये जो सप्लाई इसने करी थी, यही दिल्ली में है ये पर्सन, ये दिल्ली में है ये पर्सन, इसने सप्लाई करी थी एक मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई भी दिल्ली में ही है, दोनों दिल्ली में है। तो इस सप्लाई के ऊपर इसने जो है 9% सीजीएसटी लगाना था, लगा के चलना था, ठीक है? इसको कहें अगर हम 90,000 रुपए सीजीएसटी लगाना था और 90,000 रुपए इसने एसजीएसटी लगाना था। तो इसका बिल बन जाता 11.80 लाख का, ये इसका बिल बन जाता। तो ये इसको बिल तो चलो जो है बेसिकली गवर्नमेंट को 90,000 सीजीएसटी और 90,000 एसजीएसटी जो है मिलने चाहिए थे, जो कि उसको नहीं मिले। अब यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो है ये अपॉइंट किस में हुआ है? ये कौन से एक्ट में है? सीजीएसटी एक्ट में अपॉइंट हुआ है। सीजीएसटी एक्ट में अपॉइंट हुआ है ये पर्सन। अब एसएससी जो है वो कहेगा कि आप सीजीएसटी एक्ट में अपॉइंट हुए हो। आपको सीजीएसटी लेवी करने का मतलब बनता है। आप 90,000 लो ना, आपको सीजीएसटी एक्ट में आप हो, सीजीएसटी एक्ट के ऑफिसर हो, आप सीजीएसटी लो। अब एसजीएसटी का आपका क्या मतलब है? वो तो दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। तो ऐसे ऐसे केसेस में तो इसको 90,000 जो इसको मिलने हैं, 90,000 तो मिलने हैं। क्या किया आपने? सिर्फ 90,000 रुपए लेके शांत हो जाएगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, वो तो स्टेट का नुकसान है, स्टेट को मिलना था, सेंट्रल को तो मिलना नहीं था। छोड़ो केजरीवाल को मिलना था, उसको नहीं मिला, कोई बात नहीं। क्या ये इस तरीके से शांत हो जाएगा? तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो है इस तरीके के अब जो है प्रोविज़न डाले गए। तो अब हम प्रोविज़न को पे दोबारा आते हैं, तो हमें प्रोविज़न जो है इज़िली जो है समझ आएगा कि प्रोविज़न क्या कहना चाह रहा है। Proper officer issue an order under this act shall also issue an order under SGST Act. इस वर्ड से समझ गए होंगे। प्रॉपर ऑफिसर जो ऑर्डर इशू करता है अंडर सीजीएसटी एक्ट शैल आल्सो इशू वो साथ में इशू कर सकता है ऑर्डर अंडर एसजीएसटी एक्ट। वो एसजीएसटी एक्ट के अंडर भी एसजीएसटी एक्ट का भी ऑर्डर इशू कर सकता है, मतलब वो एसजीएसटी की डिमांड भी रेज कर सकता है। तो हमारे जो एग्जांपल में था 90,000, वो 90,000 तो अपना रेज करेगा ही करेगा, साथ में वो 90,000 जो है ये वाला 90,000 जो है एसजीएसटी का भी साथ में डिमांड रेज करेगा। यही ऑफिसर जो है 90,000 अपना सीजीएसटी ले लेगा और 90,000 रुपए अपना जो है एसजीएसटी का भी ऑर्डर इशू करेगा। वो कहेगा 90,000 रुपए सीजीएसटी पे करो और 90,000 ही एसजीएसटी पे करो। 90,000 माना वो केजरीवाल को जाएँगे, लेकिन इसके पास पावर है ताकि गवर्नमेंट को लॉस ना हो कहीं पे, गवर्नमेंट को जो है क्योंकि इस तरीके से उल्टा भी हो सकता है इसका। उल्टा भी हो सकता है। तो इसी तरीके के प्रोविज़न एसजीएसटी एक्ट में भी, जो हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो साथ-साथ हमें माइंड में ये लेके ही चलना है कि इसका वाइस वर्सा जो केस होगा, जो इसका उल्टा केस होगा, वो केस जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट में भी सॉरी एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा। तो यही यहाँ पे कहता है, अभी हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सीजीएसटी एक्ट में कहता है कि पावर ऑफ ऑर्डर जो कि अंडर दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट में जो ऑर्डर इश्यू कर रहा है, उसके पास पावर है वो एसजीएसटी एक्ट का भी ऑर्डर इश्यू कर सकता है। इसी तरीके से उसके पास पावर है कि वो यूटीजीएसटी एक्ट का भी ऑर्डर इश्यू कर सकता है। हो सकता है ना वो यूनियन टेरिटरी हो, तो अपना वो सी उस यूनियन टेरिटरी होगी तो क्या सप्लाई होगी? अगर वो यूनियन टेरिटरी होगी, तो वो क्या सप्लाई होगी उस केस में? उसमें क्या लगेगा? यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो ऐसे केस में वो सीजीएसटी तो लेगा ही लेगा, साथ में यूटीजीएसटी का ऑर्डर भी इश्यू करेगा। तो कहता है एज़ ऑथराइज्ड बाय द एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एज़ ऑथराइज्ड बाय द एसजीएसटी एक्ट, वहाँ पे लिखा होगा ऐसा। जो यहाँ लिखा है, इसी का उल्टा वहाँ पे भी लिखा होगा।
वहां पे भी लिखा होगा प्रॉपर ऑफिसर इशू अंडर ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, मतलब एसजीएसटी एक्ट शैल आल्सो इशू ऑर्डर अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट। वो सेंट्रल का भी ऑर्डर इशू कर सकता है, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर एसजीएसटी का होगा उसके पास भी पावर होगी, वो सीजीएसटी का ऑर्डर इशू कर सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, अंडर एन इंटीमेशन टू द जुरिडिक्शनल ऑफिसर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स। साथ में क्या करेगा वो, इंटीमेट कर देगा, इंटीमेट कर देगा एसजीएसटी एक्ट वाले ऑफिसर को कि भैया तुम्हारा एसजीएसटी भी बन रहा था, मैंने जो है ऑर्डर इशू कर दिया है, आपको एसजीएसटी मिल जाएगा। या आपका यूटीजीएसटी बन रहा था, मैंने ऑर्डर इशू कर दिया, मेरे पास पावर है एसजीएसटी का ऑर्डर इशू करने की या यूटीजीएसटी ऑर्डर करने की, मैंने ऑर्डर इशू कर दिया है, वो डिमांड जैसे ही पे करेगा आपको एसजीएसटी भी मिल जाएगा, तो उसको भी इंटीमेट करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही इसका उल्टा जो है वहां पे लिखा हुआ मिलेगा एसजीएसटी। अब यही इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट अंडर सीजीएसटी एक्ट कैन इश्यू ऑर्डर फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एज ऑथोराइज्ड बाय द एसजीएसटी डिपार्टमेंट और यूटीजीएसटी एक्ट। दोनों एक्ट से ऑथोराइज्ड होगा, तो वहां तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर सीजीएसटी वाले के पास ही पावर है, वो एसजीएसटी और इस तरीके से जो है रेज कर सके, और इसी का वाइसी वर्सा केस भी। अगर इसी का उल्टा केस भी होता है, जैसे मैंने बताया कि उन एक्ट में भी लिखा होगा, तो वहां पे भी सीजी एसजीएसटी वाले एक्ट के ऑफिसर के पास पावर है कि वो सीजीएसटी एक्ट की भी डिमांड रेज कर सके, या यूटीजीएसटी एक्ट वाले के पास पावर है कि वो सीजीएसटी की डिमांड रेज कर सके। बी पार्ट में देखते हैं, वो कहता है वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर। भैया ये जो सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे तो वो बाद में स्टेट को ट्रांसफर करेंगे टैक्स? नहीं नहीं, वो तो जब पेमेंट करते हैं हम, तो पेमेंट का जो मेथोडोलॉजी रहता है वो यही तो रहता है, चालान क्रिएट करते हैं, तो जब हम उसमें एसजीएसटी वाले में टैक्स का पेमेंट डालते हैं और सीजीएसटी वाले में हम टैक्स का अमाउंट डालते हैं कि इतना इतना हम पे कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को उतना उतना ही एलोकेट हो जाता है, वो अपने आप ही चला जाता है उतना उतना। तो इसी तरीके से जब डिमांड रेज होगी और जो जब उसके बाद डिमांड ऑर्डर आएगा, वो अपने डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, तो उस डिमांड ऑर्डर में अपने आप ही उस चालान के अगेंस्ट जो पेमेंट हो जाएगी वो सीजीएसटी को 90,000 रुपए चले जाएंगे और एसजीएसटी को 90,000 रुपए चले जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप ही 90,000 मिल जाएंगे। जब वो पेमेंट करेगा वो पर्सन, वो अपने आप ही गवर्नमेंट को असाइन हो जाएगा, चालान के थ्रू अपने आप ही पेमेंट चले जाती है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बी पार्ट में कहता है वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग। अब कौन से एक्ट की बात कर रहा है, एसजीएसटी एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर या यूटीजीएसटी एक्ट के प्रॉपर ऑफिसर। यहाँ पे अभी सीजीएसटी एक्ट का प्रॉपर ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, ये जो हमने ऊपर पढ़े थे इन प्रॉपर ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, वो उस एक्ट में जो लिखा है वो एसजीएसटी एक्ट के जो प्रॉपर ऑफिसर लिखा है या यूटीजीएसटी एक्ट के जो प्रॉपर ऑफिसर लिखा है उनकी बात कर रहा है। वो ऑफिसर जो प्रोसीडिंग अपनी इनिशिएट करेंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, नो प्रोसीडिंग shall be initiated by the proper officer under this act on the same subject matter। पता लगे यहाँ के ऑफिसर भी एक ही काम को, एक ही मतलब ट्रांजैक्शन को पकड़ के बैठे हैं कि इस पे कार्रवाई करते हैं, स्टेट वाला ऑफिसर भी लगा हुआ है, वो भी सेंट्रल वाला भी ऑफिसर लगा हुआ है, तो सेम मैटर के ऊपर जो है दोनों के दोनों ऑफिसर जो है काम नहीं करेंगे, वो अलग अलग उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास पावर है। अगर एक ही बंदा उस ट्रांजैक्शन पे इवैल्यूएट कर रहा है तो उसके पास पावर है कि वो उसकी जो लाइबिलिटी निकलेगी सीजीएसटी एसजीएसटी वो दोनों रेस कर सकता है, चाहे वो स्टेट वाला होगा वो भी रेस कर सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी, और वो जो सेंट्रल वाला है वो भी दोनों लगा सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इसलिए सेम मैटर पे दोनों काम नहीं करेंगे, यही यहाँ पे बात कही गई है बी पॉइंट में, वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वो किसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर रहा है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट या फिर मतलब ओवरऑल जो है किसी को सुपरविजन कर रहा है कि कहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कोई लॉस तो नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन को सेम जो है वो सीजीएसटी एक्ट वाला ऑफिसर, ऐसा ना हो कि वो भी उसी चीज को जो है लेके चल रहा है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया, यहाँ पे लिख भी दिया, इफ अ प्रोसीडिंग स्टार्ट in SGST Act या फिर UTGST Act then cannot start the CGST Act on the same subject matter। ये जरूरी है कि उसी मैटर पे, अगर वो अलग मैटर पे काम कर रहा है, वो अलग मैटर में काम कर रहा है, तो दोनों अलग अलग जो है अपना सीजीएसटी एक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अलग अलग रेस कर देंगे उस पे एसएससी के ऊपर, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सेम पे ही दो दो काम कर रहे हैं तो वो जो है अलाउ नहीं है, वो एक एक मैटर पे एक ही बंदा काम करेगा, या तो सीजीएसटी ऑफिसर
प्रॉपर ऑफिसर या फिर एसजीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर। ये लास्ट सेक्शन। सर, हाँ, अगर ऐसा कोई केस हो जाए जिसमें दोनों की राय चाहिए हो, तो ऐसे केस में क्या होगा फिर? दोनों की दोनों की राय चाहिए हो। नहीं, ये तो मैटर है ना, ये तो ऐसा है कि राय चाहिए होगा तो वो अपने ऊपर वाले लेवल पे पूछेगा, वो अपने ऊपर वाले तो लेवल पे पूछेगा। जो सीजीएसटी ऑफिसर होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी। नहीं, नहीं, दोनों के पास अपनी-अपनी पावर है, सीजीएसटी एक्ट के इक्वल अंदर। है। हाँ, सीजीएसटी एक्ट के अंदर सीजीएसटी एक्ट जो है असाइन है। जैसे हम हम्म। प्रैक्टिकली इसको समझें, तो क्या होता है कि कई डिपार्टमेंट जब हम जीएसटी में देखते हैं, तो हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम वहाँ पे स्टेट का वार्ड भी डालते हैं, वहाँ पे हम सेंट्रल का वार्ड भी डालते हैं। तो हमारी फाइल या तो स्टेट पे होती है या सेंट्रल पे होती है। जैसे अगर हमारे को कोई हमें डिपार्टमेंट विज़िट करना है, तो हमें देखना होगा कि हमारे को कहाँ जाना है। हमें आईटीओ जा कई जैसे कई डिपार्टमेंट आईटीओ में होंगे, कई जो है बीकाजी कामा में है, अलग-अलग जो है प्लेसेस पे अलग-अलग है। तो ऐसे केसेस में हमें इवैल्यूएट करना होगा हमारी फाइल कहाँ है, सेंट्रल पे है या स्टेट पे है, एक भी जगह पे होगी, दोनों जगह पे नहीं होती फाइल। तो एक ही जगह पे होती है, इसको सर्च हो जाता है पोर्टल पे, वहाँ पे रेड मार्क करता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के दिखाता है, वहाँ पे जो रेड मार्क हो रहा होता है, इसका मतलब वहाँ पे आपकी फाइल असाइन है, तो वहाँ आपको जाना है। तो एक ही पर्सन के पास हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों की पावर है, तो सारे काम हमारे वहीं पे होंगे। ये नहीं है कि अगर हमें कल को रिफंड चाहिए, हमारा रिफंड बन रहा है, सीजीएसटी का भी बन रहा है, एसजीएसटी का भी बन रहा है, तो हम रिफंड सीजीएसटी का लेने के लिए सीजीएसटी के डिपार्टमेंट में जाएँ, वार्ड में जाएँ और एसजीएसटी का रिफंड लेने के लिए एसजीएसटी के वार्ड में जाएँ। ऐसा नहीं होगा, हमारा जो ऑफिसर जो हमारा अलॉटेड ऑफिसर होगा, हम नेट से ट्रेस कर लेंगे कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें सेंट्रल ऑफिस जाना है या स्टेट के ऑफिस के पास हमारी फाइल है, वहाँ पे हम जाएँगे तो हमारा पूरा का पूरा हम वहीं पे ही अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वहीं पे ही प्रोसेस होगा। सारा सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी हमारा रिफंड बनेगा, वो सारा वहीं पे ही बनेगा। तो इस तरीके से एक ही जगह जो है प्रोसीडिंग होती है, 2 जगह नहीं होती। और सर, ऐसा हो सकता है कि ये लोग अपनी पावर एक दूसरे को दे दें? नहीं, नहीं, पावर जो जिसको जो पावर दी गई है वो पावर सेंट्रल वाला के पास ये पावर अथॉरिटी अभी जो हमने पावर डेलीगेशन की बात करी, वो सिर्फ़ पावर ये कहता है कि अपने जूनियर को आप अपना पावर दे वो कर सकते हो, अपने काम असाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या कहा है, किसको डेलीगेट कर सकते हैं? डेलीगेट टू हिज़ पावर टू एनी ऑफिसर हू इज़ सबॉर्डिनेट। जो सबॉर्डिनेट है, उसी को ही जो उससे जूनियर है, उसी को मतलब अपने एक्ट में अगर वो सेंट्रल पे फाइल है, तो सेंट्रल पे जो उसका जूनियर होगा, उसको वो दे सकता है। ये नहीं है कि वो सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी वगैरह वाला सीजीएसटी एक्ट वाले छोटे ऑफिसर को फाइल दे दे। वो नहीं, वो कहेगा तू है कौन? मैं तो जानता भी नहीं तेरे को। तो वहाँ पे क्या है, जो उसके जूनियर है, उसको वो जो है फाइल दे सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी डेलीगेट कर दी कुछ भी, हर एक को पावर दी गई है, हर एक को ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो उसको अपनी ड्यूटीज़ असाइन करनी है, अपना ड्यूटीज़ निभानी है और उसको अपनी जो है अपना जो पावर यूज़ की गई है, उसके हिसाब से उसको स्टेप लेना है। और यहाँ पे जो है इसलिए दे दिया ताकि ऐसा ना हो कि एक ही मुद्दे को जो है 2 लोग देख रहे हों। इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, एक्ट में ही डाल दिया कि अगर कोई मैटर एक बंदा देख रहा है, तो उसको दूसरा नहीं देखेगा। और लेकिन वो उसको इंटीमेट कर देगा। हमने ये भी तो पढ़ा ना यहाँ पे कि वहाँ पे वो उसको इंटीमेट कर देगा। अंडर द इंटीमेशन जहाँ पे वो एक दूसरा को डिमांड रेज़ कर रहा है अंडर द इंटीमेशन टू द स्टेट। जहाँ पे वो स्टेट सीजीएसटी वाला स्टेट का डिमांड रेज़ कर रहा है, वहाँ पे उसको वो इंटीमेट कर देगा कि भैया मैंने तेरे 90,000 रुपए जो है डिमांड रेज़ कर दी है। ये जो है वैसे उसको पता लग जाएगा कि 90,000 रुपए जो है हमारे को एसजीएसटी मिल जाएगा। जैसे ही वो पे करेगा एसजीएसटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक की ड्यूटी अलग-अलग है। उनको जो कॉमन जो मर्ज करना था वो एक्ट में डाल दिया कि इस तरीके से आप चलोगे। तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये जो एक्ट है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर है, तो वहाँ पे उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही एसजीएसटी एक्ट के अंदर है। तो वहाँ पे भी उनकी भी इसी तरीके से उनको जो है पावर्स दी जाएँगी, उस तरीके से उनको ड्यूटी असाइन करी जाएगी। तो उसी तरीके से ही चलना पड़ेगा। कोई किसी की मर्ज़ी नहीं है कि मैंने इसको काम दे दिया था, ऐसे नहीं होगा। जो चेन दी गई है उसी चेन से ही फ्लो होगा हमेशा। और वैसे ही होता है और सारी रिटर्न पे होती है चीज़ें, ऐसे नहीं होता कि किसी ने किसी को दे दिया, वर्बली नहीं होती ये चीज़ें। ये सिस